अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को लीनियर ऑपरेटर और जो मैट्रिसेस हैं उनके रिलेशनशिप का बताया था, और फिर हमने ये देखा था कि किस तरह से डायगोनलाइजेशन जो है वो हमें हेल्प आउट करती है मैट्रिक्स की हायर पावर्स को कंप्यूट करने में। और साथ ही साथ अगर कोई पोलिनोमियल हो तो किस तरह से मैट्रिक्स की पोलिनोमियल हम बना सकते हैं और किस तरह से उसकी कंप्यूटेशन आसान हो जाती हैं। अब हम इस थ्योरम 9.6 में कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो आपके ये मैट्रिसेस हैं और आइगन वैल्यूज हैं इनका क्या रिलेशनशिप है। तो इस थ्योरम 9.6 से स्टार्ट लेते हैं कि अगर एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो फिर ये स्टेटमेंट्स दी जा सकती हैं कि लैम्डा आइगन वैल्यू है। लैम्डा आइगन वैल्यू तो आपको याद होगा, हमने लिखा था ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी, और फिर वहां से हम लिख सकते हैं ए वी इज इक्वल टू लेमडा आई वी, एंड देन वहां से हम लिख सकते हैं लेमडा आई माइनस ए या ए माइनस लेमडा आई। तो अप्लाइड ये जो पूरा मैट्रिक्स है इसको हम वी पे अप्लाई कर रहे हैं एंड द आंसर वी ऑब्टेन इज 0। अब अगर तो वो वी जो है वो सिर्फ 0 हो तो फिर हम बोलेंगे कि नॉन सिंगुलर मैपिंग है, लेकिन हमने नोट किया था कि जो आइगन वेक्टर्स हैं उन सब का 0 होना जरूरी नहीं है, तो हमें उसकी उन वेक्टर्स का नॉन जीरो होना भी हम स्टडी करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो a माइनस लेमडा आई है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो फिर इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, और आपको याद होगा कि वो जो a माइनस लेमडा आई इसका जो डिटर्मिनेंट 0 है इसकी मदद से हम आइगन वैल्यूज कंप्यूट करते हैं। और फिर अगली बात, द स्केलर लैम्डा इज द रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल डेल टी ऑफ ए। तो ये सारी डिबेट भी हम कर चुके हैं, तो ये तीनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं। The eigenspace E lambda of the eigenvalue lambda is the solution space। ये जो M है जिसको A minus lambda I बोला हमने, ये किसकी solution space है? of the homogeneous system mx equals to 0 where m is A minus lambda I, that is m is obtained। अब ये जो m है ये इसको आपने कैसे कंस्ट्रक्ट किया ये उसके बारे में बात कर रहा है। that m is obtained by subtracting down the diagonals of A। ये सारा कुछ आप इससे familiar हैं और हमने पिछले चैप्टर्स में ये सारी चीजें कर रखी हैं। ओके, कुछ मैट्रिसेस की कोई आइगन वैल्यूज नहीं होंगी, इस तरह से कोई आइगन वेक्टर्स नहीं होंगे। तो फिर इस मसले को ये मेरे से किसी स्टूडेंट ने पूछा भी था, तो आपकी जो करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है वो हमेशा ओवर द रियल नंबर्स फैक्टराइज नहीं हो सकती, तो इसलिए जरूर कुछ केसेस में मुमकिन है आपको आइगन वैल्यूज ना मिले। अगर नहीं मिलेंगे तो फिर आप आइगन वैल्यू ही नहीं है तो आइगन वेक्टर उसके साथ आप कैसे एसोसिएट कर सकेंगे। अब इस मसले को हल करने के लिए फिर क्या करते हैं जी, फिर हम करते ही हैं कि जो फील्ड है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला यूज कर लेते हैं। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देन ए हैज एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू। तो फिर इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में तो हर पोलिनोमियल के रूट होते हैं, तो कम से कम एक आइगन वैल्यू तो आपको वहां से जरूर मिल जाएगी। ओके, अब आगे चल के हम इन चीजों को दोबारा से भी देखेंगे। एक करेक्टरिस्टिक और जिसका प्रूफ भी हम करेंगे कि अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 n क्रॉस n का मैट्रिक्स है और आपने उसके साथ ये जो n नॉन जीरो आइगन वेक्टर्स हैं और इनके जो कोरिस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज है वो डिस्टिंक्ट हैं, और वो हम उनको कह देते हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड सो ऑन लैम्डा n। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो v1 v2 vn ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। हम इस प्रॉपर्टी को आगे चल के देखेंगे। एक और चीज कि ये जो करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए की, ये डिस्टिंक्ट फैक्टर्स का प्रोडक्ट होगा। तो जो ऐसे मैंने अभी बोला था कि आपके लिए ये जब पोलिनोमियल बन जाती है तो अगला मसला इसको फैक्टराइज करने का होता है। समटाइम्स ये जो पोलिनोमियल है ये पूरी की पूरी ओवर आर फैक्टराइज नहीं होती। अगर आर के ओवर आर फैक्टराइज नहीं होती यानी कि आपको आर में इसके रूट्स नहीं मिलते, तो फिर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जाना पड़ता है। लेकिन अगर मिल जाए, अगर ये एन क्रॉस एन का ही मैट्रिक्स है और एन आपको डिफरेंट रूट्स मिल जाएं जो कि आइगन वैल्यूज हों, तो फिर ये वाला जो मैट्रिक्स होगा दिस इज सिमिलर टू द डायगोनल मैट्रिक्स डी, और ये जो डी की डायगोनल एंट्रीज जो आएंगी वो आपकी आइगन वैल्यूज होंगी। अच्छा, कल वाले लेक्चर में और आज वाले लेक्चर में
एक टर्म हम इस चीज को नोट करते रहें कि जो करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है उसके जो रूट्स हैं उनको हम आइगन वैल्यूज कहते हैं। तो अगर पोलिनोमियल के रूट्स हैं तो पोलिनोमियल के रूट्स तो इक्वल और हो सकते हैं और रिपीट कर सकते हैं। अगर इक्वल हो सकते हैं और रिपीट कर सकते हैं तो फिर उनके साथ एक टर्म हम जोड़ते हैं अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ द आइगन वैल्यू। जैसे अब यहाँ पे गौर करें t माइनस ए वन, तो इसकी पावर में 1 है। तो इस a1 को अगर मैं आइगन वैल्यू मानूं तो इसकी जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है दैट इज 1। a2 की भी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है एंड सो ऑन an तक तमाम आइगन वैल्यूज की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 है। एग्जांपल्स में चल के हम देखेंगे। फर्ज कीजिए अगर ये जो a1 है ये 2 टाइम रिपीट हो जाता तो ये लिखते हैं हम इसको t माइनस ए वन टू द पावर 2। तो इसका मतलब ये है कि फिर उस आइगन वैल्यू a1 की जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है उस केस में 2 हो जाती। एक और चीज जो हम देखते रहे वो आइगन स्पेस की हम बात कर रहे थे। दो टर्म्स हमने यूज करनी है। तो एक आइगन स्पेस की बात कर रहे थे, एक आइगन ये आइगन स्पेस जो थी वो आपको याद होगा दैट इज वेक्टर स्पेस। अब अगर वो और उसमें हमने अगर एक आइगन वैल्यू के साथ एक ही आइगन वेक्टर हो और फिर उसके सारे स्केलर मल्टीपल्स हम ले लें तो फिर आपको याद होगा हमने उसको आइगन लाइन बोलना शुरू कर दिया था। वो जो आइगन लाइन है ना उसकी जो डायमेंशन है वो 1 थी क्योंकि वो एक ही वेक्टर से स्पैन हो जाता है। तो इसके लिए हम जी जो आइगन स्पेस की डायमेंशन है उसके लिए टर्म यूज करना शुरू कर देते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। अब ये दो टर्म्स बहुत ज्यादा कॉमन यूज होंगी। एक अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है जो कि ये रूट की पावर मतलब ये जो t माइनस एल ए वन इसकी जो भी पावर होगी दैट इज अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। और जो आइगन स्पेस की डायमेंशन है उसके लिए टर्म यूज करते हैं हम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ओके, इफ इट गोज लाइक दैट तो एक आगे चल के हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे दैट द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यू डज नॉट एक्सीड इट्स अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। अब एक चीज आप गौर करेंगे कि यहां पे अगर इसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 है तो जो इसकी आइगन स्पेस होगी उसकी डायमेंशन 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसी तरह से a2 की जो आइगन स्पेस है उसकी डायमेंशन 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन अगर ये a1 के ऊपर पावर 3 लिखी जाती तो ये जो a1 है इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 होती। तो फिर ये इस चीज के चांसेस थे कि इसका जो आइगन स्पेस है वो 1 डायमेंशन की हो सकती थी, 2 डायमेंशन की हो सकती थी, 3 की हो सकती थी, लेकिन ये 4 की कभी नहीं हो सकती। तो ये एक थ्योरम है जी कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यू लैम्डा ऑफ अ मैट्रिक्स ए डज नॉट एक्सीड इट्स अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। अच्छा, जो कुछ हमने मैट्रिसेस के लिए स्टडी किया वो सारे का सारा कुछ अब ऑपरेटर्स के लिए भी आपको जो हमने मैट्रिसेस के लिए लिखा था यहाँ पे हम लिखते थे AU1 K1U1। तो अलजेब्रा जो ऑपरेटर्स हैं उनके लिए भी एग्जैक्टली वैसा ही बिहेवियर है। तो अगर ये जो ऑपरेटर्स हैं ये मैट्रिसेस की तरह आते हैं तो इनके लिए हम टर्म यूज करते हैं डायगोनलाइजेबल या इनकी आइगन ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज और इस तरह की जो जितनी भी टर्मिनोलॉजी हमने मैट्रिसेस के लिए देखी थी वो सारी की सारी ऑपरेटर्स के लिए भी ट्रू है। ओके, अब आपने ये जो दोनों चीजों के साथ फेमिलियर होना है और जब आप दोनों चीजों के साथ फेमिलियर होंगे मैट्रिक्स के साथ और ऑपरेटर के साथ then every you will be feeling that both these things they are exactly they go parallel कि ये जो आइगन द सेट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ द सेट e lambda of all the eigen vectors of belonging to an eigen value is the subspace of we call the eigen space। ये जो कुछ हमने मैट्रिसेस के लिए पढ़ा था एग्जैक्टली सारा कुछ आपको ऑपरेटर्स के लिए भी एज इट इज ट्रू मिलेगा। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको रिपीट सारा कुछ दोबारा से एक्सप्लेन करूं, ये आपने देख लेना एंड एवरीथिंग एल्स इज सेम। अब आइगन वैल्यूज कंप्यूट कैसे करनी है उसका ये एल्गोरिदम दिया गया है। ये मैं आपको पहले आपसे बात कर चुका कि आपने पहला काम क्या करना है कि a माइनस लैम्डा आई या लैम्डा आई माइनस ए उसका डिटर्मिनेंट लेना है, उसको 0 के बराबर रखना है, उसको हम करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कहते हैं। फिर उस पोलिनोमियल के रूट्स लेने हैं और फिर जब आपको वो रूट्स मिल जाएं तो फिर आपको आइगन वेक्टर्स कंप्यूट करनी है। और जब वो आइगन वेक्टर्स आपको कंप्यूट करनी है तो उसके लिए आप वो लिखते हैं mx इक्वल्स टू 0। अब वो जो आप जब आप लिखते हैं mx इक्वल्स टू 0 ओके ओके
एक मिनट जी, दिस इज स्टेप 4। ये देखिए जी, आपको करना क्या है जी, आपने स्टेप 3 में जितनी भी आइगन वैल्यूज कंप्यूट की, तो वो उस आप आइगन वैल्यूज को कंप्यूट कैसे करते हैं, एम एक्स, यू राइट एम एक्स इक्वल्स टू 0, और वहां पे जो आपके सॉल्यूशंस आते हैं वो आपके आइगन वेक्टर्स होते हैं। तो आगे चल के हम एग्जांपल देख भी लेते हैं। और फिर अगर आपकी जो मैट्रिक्स का ऑर्डर था वो था n, और आपको आइगन वेक्टर्स m, आइगन वेक्टर्स भी n मिल जाए, तो आपने कह देना जी ये डायगोनलाइजेबल है। और अगर आपके जो आइगन वेक्टर्स है उनका काउंट n से कम होगा तो फिर हम कहेंगे ये डायगोनलाइजेबल नहीं है। एक एग्जांपल करते हैं। ये एग्जांपल देखिए जी, इसमें सिंपल सा काम है। आपने एक मैट्रिक्स ले लिया जी 2 by 2 का, दिस इज 4 2 3 एंड -1। तो बुक में उसने वो ट्रेस वाला मेथड यूज किया, उसने वो फार्मूला बनाया था वो यूज किया था। आप उस चक्कर में नहीं भी पढ़े तो भी आप सिंपली लिख दें दिस इज λ-4 एंड देन λ+1, और ये दोनों टर्म्स माइनस के साइन के साथ आ जाएंगी। इनकी आप कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बनाए और आपको दो आइगन वैल्यूज मिल जाएंगी, ये λ1 इज इक्वल टू 5 एंड λ2 इज इक्वल टू -2। फिर आपने m कंस्ट्रक्ट करना है। तो अब ये जरा गौर कीजिए जी, जैसे मैंने अभी बोला कि अगर λ1 5 हो तो 5 - 4, तो यहाँ पे जो एंट्री आएगी दैट इज -1। ये जो 2 है, so this is lambda I minus a, or this is a minus, so ये इसने किया हुआ a minus lambda I, so this is a is 4 minus 5, this is -1, 2 is 2 as it is, 3 as it is, and this -4 -5 this becomes -6। the eigen, और हम किसके हिसाब से आइगन वैल्यूज कंप्यूट कर रहे हैं, this we are computing these eigen values with respect to the eigen, we are computing these eigen vectors with respect to the eigen value λ1 equals to 5। अब गौर कीजिए, ये -2 -1 2 3 and 6, when we multiply it with x and y and we put them equals to 0, we obtain this system, and actually this is a linearly dependent system, and we are left with only one equation, -x plus 2y, and you know that this equation has one free variable and ultimately leading to infinite many solutions, and one of the possible solutions is 2 and 1, and you can consider all the scalar multiples of 2 and 1, and what you can do is you can construct the eigenspace। फिर λ2 अगर आपका -2 हो तो ये सारी कंप्यूटेशंस रिपीट होंगी, एंड v2 इज -1 and 3, और इसके सारे स्केलर मल्टीपल्स की मदद से फिर आप क्या करेंगे, आप आइगन स्पेस बना सकते हैं। ओके अब हम देखना ये चाह रहे हैं कि क्या ये जो मैट्रिक्स है ये डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। तो व्हाट हाउ वी कंस्ट्रक्ट दिस पी, जो दोनों आपने मैट्रिसेस लिए उनको आपने ये जो दोनों आपने आइगन वेक्टर्स लिए उनको आपने कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। ये पहली आइगन वैल्यू के हिसाब से 2 and 1 आ गया, दूसरी आइगन वैल्यू के हिसाब से -1 and 3 आ गया, फिर उसका आपने इनवर्स कंप्यूट किया, और फिर आपने क्या किया जी, पी इनवर्स ए पी लिखा, एंड व्हेन यू डू दिस you obtain 5 and -2, which is and these are your visibly two eigen values। अब इसका मतलब ये कि जो a था वो डायगोनलाइजेबल था, और ये डायगोनलाइजेबल आगे चल के हम थ्योरम्स पढ़ेंगे, डायगोनलाइज होने की गारंटी तो आपको उसी वक्त मिल जाती है अगर 2 by 2 का मैट्रिक्स है और उसके हिसाब से 2 आइगन लीनियर 2 आपको डिफरेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल जाए, तो आपको वहां से गारंटी मिल जाती है कि जो आपका मैट्रिक्स है दैट इज डायगोनलाइजेबल। जो अगली एग्जांपल है उसमें उसने मैट्रिक्स बी कंसीडर किया, और जो मैट्रिक्स बी कंसीडर किया उसमें दोबारा से कंप्यूटेशंस की, और दोबारा से कंप्यूटेशंस के करने के बाद जो लैम्डा इक्वल्स टू 4 एक आइगन वैल्यू निकाली, और ये जरा देखेंगे जी, इस केस में डिफरेंस ये है कि इसमें बी मैट्रिक्स की सिर्फ एक ही आपको आइगन वैल्यू मिलती है। अब अगर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ढूंढे, दिस इज t - 4 to the power 2, तो ये जो आइगन वैल्यू है वो एक है, लेकिन उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2, आइगन वैल्यू 1। अब आप उसके साथ जब आइगन वेक्टर्स कंप्यूट करते हैं
तो आइगन वेक्टर्स में आपको एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलता है। अब इस किस्म के सिनारियो में आप कहते हैं कि जी बी डायगोनलाइजेबल नहीं है क्योंकि आपको दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स नहीं मिले। फिर इस एग्जांपल में उसने एक और काम किया, उसमें उसने कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कंप्यूट की, और जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कंप्यूट करने के बाद आपने नोट ये किया कि ये ओवर आर डायगोनलाइज नहीं होती, लेकिन ओवर सी डायगोनलाइज होती है। तो सम टाइम्स आपको ऐसी चीजें भी देखने में मिलेंगी कि जो आपके मैट्रिसेस हैं वो ओवर आर डायगोनलाइज ना हो लेकिन ओवर सी डायगोनलाइज हो जाएं। तो इस लेक्चर में इस वीडियो में इतना ही। अब हम आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे कि ये जो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं ये किस हद तक यूजफुल है, और ये जो आपके सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं ये आपको कई और गारंटियां देते हैं जिसकी वजह से ये ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ तक मैं रुक रहा हूँ इस वीडियो में। आपका बहुत शुक्रिया।